और बाकी अगर मेंस का मान के चले, अगर यही वाला प्रोसेस इस बार भी हुआ तो मेंस में आपका टोटल 100 मार्क्स का, और ये पूरा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव, और ये एमसीक्यू। तो ये मेन पैटर्न है एक्चुअली। अगर हम लोग पीजीटी का प्रीवियसली अभी, या फिर यही होगा एक्चुअली, मुझे लगता है कि दो ही चेंज हो सकते हैं। ये तो रहेगा आपका, ये वाला हर एग्जाम में होता है तो ये रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि ये दोनों को मैच करता है या फिर अलग अलग करता है। अगर अलग अलग किया तो प्रीलिम्स मेंस ऐसे भी हो सकता है कि आपको सुबह एक पेपर शाम को एक पेपर, ऐसा भी हो सकता है कि, क्योंकि तब 3 पेपर हो जाएगा टोटल। 3 पेपर कैसे, इसका एक पेपर, ये इसका, ये तो चलिए ये एक पेपर, ये एक पेपर। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो वो हम लोग श्योर अभी तक नहीं बता सकते। नाउ अगर आप सिलेबस को देखें ना, ये मेरे पास सिलेबस सिलेबस आपके पास भी होगा। ये आई थिंक उसमें होगा, आपका ग्रुप पे मैंने भेजा था। अगेन तो अगर आप चैप्टर्स को देखें, मैं अगर इतना आइडिया दूं, जो आपका पहला पेपर है ना, जो पेपर 1, उसमें अगर आप चैप्टर्स को देखेंगे तो सेट एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, permutation combination, binomial theorem, sequence and series. And this one 3-dimensional में straight line, conic section, 3-dimensional geometry, calculus, and application of derivatives, integral calculus, differential equation, vector and Boolean algebra. And this one linear algebra, analysis and topology. This is for part 1. Part 1 मतलब आपका अगर मान के चले तो prelims के लिए। This is for prelims syllabus. अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है बोलने से, इन दैट केस मेंस का आपका जो पेपर 2 है, एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, लिनियर एलजेब्रा, देन एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, देन ट्रिगोनोमेट्री, देन डिफरेंशियल कैलकुलस, देन एडवांस कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, then either differential equation, coordinate geometry, 2-dimensional, general second degree equation, 3-dimensional, vector analysis and real analysis, then this one statistics, probability, statistics and dynamics, and then linear program and introduction of computer programming. ये तो आपका मेंस का हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग पहले जैसे ही मान के चले, अच्छा चैप्टर ये जो आपका सेट वाला चैप्टर है वो किस क्लास में था, याद है आपको? ये जो पहला जो चैप्टर है आपका सिलेबस के मुताबिक, सेट एंड फंक्शन, चैप्टर 1 किस क्लास में था? 11 में। जो पार्ट 1 में होगा, वो हमेशा प्रीलिम्स के साथ होगा आपका, कंसेक्यूटिव एक साथ होगा। आई थिंक जो लास्ट टाइम आया था ना 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस आया था। नहीं, जीएस एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। उसमें आपको 100 एंड उसमें आपको 33% लाने होंगे, मतलब इन शॉर्ट 33 मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर लेकिन अब एक बात ये भी है, अगर किसी का ये वाला क्वालिफाई नहीं हुआ ना, उसका मेन पेपर चेक नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें आप कुछ भी नहीं किया, मैथ्स को सिर्फ किया, सिर्फ मैथ्स को करने से भी नहीं होगा, इसमें भी आपको पासिंग होना है, मतलब 33%, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर पार्ट वाइज आया, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो लास्ट टाइम आपका केबी वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा तो उसमें सेक्शन वाइज आया था, और सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाई करना था उसमें, लेकिन उसमें कम मार्क्स का आया था। ये वाला भी चेंज हो सकता है, मार्क्स थोड़ा सा वेरी हो सकता है। ये वाला हम लोग श्योर अभी तक नहीं बता सकते कि 50-50 का ही होगा, 10-10 का भी हो सकता है। जो केबी में ना, केबी वाला एग्जाम में 10-10 मार्क्स का आया, तो 10 मार्क्स का इंग्लिश आया था, 10 मार्क्स का आपका जीएस आया था, तो 10 मार्क्स का मैथ्स आया था, तो केबी में ऐसा टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो सिलेबस है उसके मुताबिक इंग्लिश और आपको जीएस चाहिए होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ बने, सेक्शनल कट ऑफ इन द सेंस ऑफ कि आपको जीएस में भी 33% लाने होंगे, इंग्लिश में भी आपको 33% लाने होंगे।
सर यार 2018 का बोल रहे हैं। ये जो रिसेंटली सीरीज दिया था ना, हाँ उसमें से उसमें आर्टिफिशियल हुआ है, ओनली मैच का हुआ था अभी। ओनली मैच का हुआ है, वो भी डायरेक्ट 3 आवर्स 2 आवर्स का। प्रीलिम्स का आई थिंक 2 आवर्स का होगा, जो मेंस वाला 3 आवर्स का होगा। प्रीलिम्स में भी नहीं आया था ना, तो वही मैं बोल रहा कि कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, वो हम लोग श्योर अभी तक जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालता हम लोग श्योर तरीके से नहीं बता सकते उसको। हमें मान के चलना होगा कि आ भी सकता है, क्योंकि जितना भी आप पीजीटी का देख लो, आप जेएनबी का, एकलव्य का, टीजीटी का, केबी का, तो जितना भी एग्जाम है हर किसी में आता है। आप इन शॉर्ट आप ये जो आसाम में टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी चाहिए होता है पासिंग वाला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो भी सकता है, चाहिए भी हो सकता है, तो भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। हाँ, ये डिसीजन आप तभी ले पाएगा आई थिंक 3 अप्रैल, तभी आप उसका डिसीजन ले पाएगा। उससे पहले तो आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा, सेट क्या था बताइए तो देखते हैं। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड किस लिए कहते हैं इसको? वेल डिफाइंड उसको बोलता है क्योंकि लाइक इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबके लिए फ्री होगा। यस। वेल डिफाइंड का एक मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि इसमें एक ही ग्रुप, इसको सेट को ना बहुत बड़ा ग्रुप भी कहते हैं। कलेक्शन जो हम लोग यहाँ पे लिखा, कलेक्शन को आप ग्रुप भी मान लीजिए। तो ग्रुप जब भी हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं, वेल डिफाइंड में कोई भी नहीं आ सकता। आप ऐसा मान लीजिए कि मुझे अगर ट्राइंगल लेने हैं तो ट्राइंगल ही लेंगे, उसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं डाल सकते काइंड ऑफ, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि the candidates sitting over here now, those who have been preparing for PGT maths, those who are preparing for PGT science, any kind of एक particular group होना चाहिए, well defined होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं set। अगर हम लोग एग्जाम्पल से लेके सपोज set of natural number starts from 1। भाई जो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बहुत जगह पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, नेचुरल नंबर n, देन सेट ऑफ होल नंबर को w, देन सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं z, और z में भी आप ऐसे भी लिखोगे कि z पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, कहीं पे z नेगेटिव दैट इज नेगेटिव इंटीजर। इसके अलावा आप अगर देखें फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन तो पी बाई क्यू हो गया। अगर हम लोग इन जनरल देखें, जितने भी नंबर्स अवेलेबल है, जितने भी ये जो मैंने सेट कुछ लिखा, एज ए होल सबको क्या कहते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर में मेनली कितने कैटेगरीज होते हैं? 2। एक तो आपका होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। ये जो रेशनल है, जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, देन पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, एवरीथिंग कम्स अंडर रेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं? इरेशनल स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा प्राइम, पाई इज इरेशनल ना। अगर पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं? चलिए पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं? पाई का वैल्यू तो 22/7 लिखते हैं ना, तो इरेशनल किस लिए कहते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली। पाई बनता, व्हाट इज पाई एग्जैक्टली? पाई जो ये वैल्यू निकालता है, किसी पाई कहां पे यूज होता है? जहां पे भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो या फिर सर्कल हो। बेसिकली पाई का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? हाउ वी डिसाइड द वैल्यू ऑफ पाई? ठीक है, पाई इज 22/7, बट पाई कहीं से ना कहीं से तो आया होगा ना। पाई का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? बेसिकली सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। किसी भी सर्कल का अगर सरकमफेरेंस किसको कहते हैं? बाउंड्री को। तो बाउंड्री को अगर हमने डायमीटर से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, और ये अप्रोक्स वैल्यू, ये भी अप्रोक्स वैल्यू है, ये भी अप्रोक्स वैल्यू है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहते हैं बेसिकली।
अच्छा, हम लोग थे सेट पे। अच्छा, आपको याद है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके थे? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी? दो तरीके थे, क्या क्या थे? सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो था सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके थे। एक तो था आपका सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है ये? अच्छा, और एक बात बोलना भूल गया मैं, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर को पी बाई क्यू ना, ये इस तरीके से, जैसा ये एन हो गया, इसके लिए डब्ल्यू हो गया, इसके लिए जेड हो गया, रैशनल को क्यू, ठीक है, रैशनल को क्यू, रियल नंबर को आर। उसमें भी अगर आर पॉजिटिव लिखा हुआ है, कहीं पे आपको ऐसे भी दिखेंगे आर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव नेगेटिव रियल नंबर, और कहीं पे आपको ऐसे भी कहीं पे अगर दिखा, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन जीरो रियल नंबर बेसिकली, इसको हम लोग कहते हैं नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पे कुछ दिक्कत है? रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं फिर कुछ लिखना सही, नॉर्मली लिखो। रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? रोस्टर फॉर्म दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तो है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रोस्टर फॉर्म डायरेक्टली अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं कि x x इज ए नेचुरल नंबर, देन इट विल बी कॉल्ड एज सेट बिल्डर। बेसिकली रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली नंबर लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में उसी नंबर को वर्ड में लिखते हैं। तो हमें ऐसा भी सिचुएशन या फिर ऐसे भी किसी दिन क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको इनमें से किसी एक फॉर्म में दिया हुआ हो, दूसरे फॉर्म में आपको ले या फिर लेके जाने के लिए बोल सकता है कि if it is in set builder form convert it into roster form, if it is in roster form convert it into set builder। तो ऐसे भी सिचुएशन आपको मिल सकता है। अच्छा, मैं अगर ऐसे लिखूं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैं अगर ऐसे लिखूं 1 4 9 16 25 36, इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, आप अगर देखें, एक तो डायरेक्टली अगर आप लिखे कि x is a perfect square and x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप अगर चाहे तो x इक्वल टू एन स्क्वायर, एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो देखने से हो गया, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेनली ध्यान में हमें यही रखना है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो वर्ड में लिखना, और जो रोस्टर फॉर्म है उसको डायरेक्टली लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक एक बात और है, सेट को जब भी हम लोग लिखते हैं उसको किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? सेकंड ब्रैकेट में। पहला ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर को, ये जो आपका जितने भी इसके एक्चुअली वो चैप्टर सेकंड वाला चैप्टर है, अगर आप देखें रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम लोग ये सब बात करेंगे, ऑर्डर पेयर वगैरह। फिलहाल अभी के लिए इसका अगर नेक्स्ट हम लोग देखें एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट विदाउट एनी एलिमेंट, एम्प्टी सेट विदाउट एनी एलिमेंट। अच्छा, एम्प्टी सेट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप एम्प्टी सेट का? हाँ, number 8 on the dice, number of boys in a girls school, number of girls in a boys school, all are can। then यहाँ पे है ओके, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर मैं पूछो नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट। कुछ फाइनाइट सेट का एग्जांपल बताइए तो। अप टू 10, ठीक है। Number on the die, numbers on the die, they are the example of finite. थोड़ा सा खराब है क्या? इक्वल सेट कब कहेंगे? इक्वल सेट अगर मैं पूछ इक्वल सेट कब कहेंगे? वन विल से इक्वल सेट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या ये दोनों इक्वल माना जाएगा? मैं अगर इस तरफ लिख दिया 1 2 3, इस तरफ में लिख दिया 1 1 2 2 3, क्या इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं? सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस डजंट मीन दैट ये दोनों अलग अलग है। आप एक वन को एक बार लिखे 100 बार लिखे, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वन को एक बार लिखने से भी हो गया, दोनों टू को एक बार लिखने से हो गया, इसको एक बार लिखने से। इन शॉर्ट दे आर इक्वल सेट, ठीक है। इन शॉर्ट दे आर इक्वल सेट। व्हाट वाज सबसेट? सबसेट क्या है? सबसेट सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ ए सेट। व्हाट इज द सिंबल फॉर सबसेट? दिस इज, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा 1 2 3 4 सपोज बी लिख दिया 2 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बेसिकली a set will be called as a subset if every element present in the other set, basically। अगर मैं दोनों सेट को अगर मैं ऐसे लूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक सेट है आपका 1 2 3, मैंने दूसरा सेट को भी ले लिया 1 2 3, क्या इसमें ये लिखना गलत होगा? अगर मैं ऐसे लिखूं ये लिखना गलत होगा क्या? गलत होगा? सही होगा? ये वाला लिखना सही होगा। बेसिकली अगर दो सेट इक्वल है तो हम लोग एक दूसरे को सबसेट की तरह हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज और है कि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, किसी भी जगह अगर आपको ऐसा दिखते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका सिंपल सा मतलब क्या बनता है? ए और बी इक्वल है। सबसेट एक तरफा हो सकता है, दोनों तरफा सबसेट है, इसका मतलब है कि वो इक्वल है बेसिकली। तो ये ध्यान रखना है। फिर आपका क्या है इधर? अच्छा, अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आप क्या बताएंगे? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ना फ्रैक्शन, ना इंटीजर, देन दिस वन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दे ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेन डायग्राम याद है आप लोगों को? यूनिवर्सल सेट क्या था? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेंगे? रियल नंबर। यूनिवर्सल जिसका अंदर में बाकी सब आता है। एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं ट्राइंगल, एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल का जितना भी टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर? 6। 3 on the basis of side, 3 on the basis of angles। तो जितने भी वो जो टाइप्स है, all the types are सबसेट ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्राइंगल क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। अगर ट्राइंगल का केस में देखा जाए तो उसी हिसाब से अगर मैं बोलूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल, लाइक दिस काइंड ऑफ। नाउ जैसे कि अगर उसका भी ऊपर जाए रेगुलर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ रेगुलर?
रेगुलर, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं रेगुलर हेक्सागन, व्हाट डज इट मीन? ऑल साइड इक्वल। रेगुलर रेगुलर मीन्स ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल, बेसिक क्वाड्रिलेटरल बोल के नहीं, रेगुलर आप हर जगह में यूज कर सकते हैं। आपको अगर मैं पूछूं रेगुलर ट्राइंगल तो आप क्या बताएंगे? रेगुलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर। रोम्बस क्यों नहीं है? रोम्बस में ये वाला पार्ट काम नहीं करता, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होता, साइड इक्वल होता है, नो डाउट। ठीक है। पावर सेट क्या था? पावर सेट, व्हाट वाज पावर सेट? पावर सेट क्या था? सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट। इसको एक फॉर्मूला था ना इसका, याद है? 2 to the power n। नाउ आपको ये बात ये भी समझ में आना चाहिए, जो थोड़ी देर पहले हमने बोला एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को कैसे लिखा जा सकता है? 5 में ब्रैकेट लगाना जरूरी है? नहीं, 5 में कुछ ब्रैकेट नहीं लगता। तो अगर मैं बोलूं कि सपोज एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, तो हाउ मेनी सबसेट विल बी देयर? 8, 2 to the power 3। कौन कौन से बोलने से? ये भी आपको सबसे पहले तो आपका 5 हो गया, देन 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 1 2, देन 2 3, देन 1 3, देन 1 2 3। नाउ अगर मैं एक बात और आपको पूछूं कि सबसेट में अगर मैं ऐसा एक सेट लिखूं 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया मैं सपोज, और मैंने ऐसे पूछ लिया कि बी, अगर मैं ऐसे पूछूं कि 3, ये सही होगा गलत होगा? रॉन्ग है। देखिए एक इंडिविजुअली हर एक को क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट पे अगर मैं इसी 3 के जगह में मैं अगर 1 लिखता तो ये सही होता, तो ये सही होता। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एक एलिमेंट को आप सेट बताएंगे तो उसमें एक ब्रैकेट देना जरूरी है, सेकंड ब्रैकेट बेसिकली। अगर इसी में अगर मैं ऐसे लिख देता तो ये करेक्ट हो जाता। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फिर? व्हाट इज द सिंबल? बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू कब यूज होता है? जब हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को लेते हैं, उसी एलिमेंट पे अगर हमने ब्रैकेट यूज कर दिया, सेकंड ब्रैकेट बेसिकली, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू सेट। तो जब सेट है तब सबसेट है, तो जब एलिमेंट है तब बिलोंग्स टू बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो লোকমান 10টা তো কাম কৰি আছে নেকি এইটো? অকমান এইটো 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 তিয়াই দিয়কচোন অলপ, এইটো এইটো অকমান। What was union of set? What was the difference between union and intersection? Union and intersection difference क्या था? Combination of elements and common। intersection का this one is the symbol, this one basically common। और ये हो गया as a whole combine, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं combine। इसका सिंबल कैसा था? U। डायग्रामेटिकली अगर मैं बताऊं, अगर मैं ये वेन डायग्राम याद है आप लोग को? व्हाट इज वेन डायग्राम बेसिकली? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर कोई भी एक मान लेते हैं एक सेट हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, रैंडमली आप कोई भी एलिमेंट मान के चले। अगर मैं यहाँ पे बी दे दिया, देन सपोज 4 5 6, ये दोनों अगर कंबाइन ना, बेसिकली अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा देन इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5। दैट इज, अगर मैं यही पे बताऊं इन दोनों के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इज हाउ मच? 5। अगर कुछ कॉमन होगा, अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं कि मान लेते हैं ए हो गया आपका 1 2 3, आपका सपोज बी हो गया 2 3 4, इन दैट केस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फिर? 2 3, राइट। यूनियन क्या होगा इन दोनों का? यूनियन 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन लिखते टाइम पे क्या हम लोग एलिमेंट को 2 बार लिखना जरूरी है? नहीं, एक ही बार। इन दैट केस इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4। डायग्राम, चलिए वेन डायग्राम से थोड़ा सा चीजें हम लोग समझते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट याद है आपको? डिफरेंस ऑफ सेट, व्हाट वाज डिफरेंस? बेसिकली सब्ट्रैक्शन। अगर मैं आपको एक डायग्राम से मैं आपको पूछूं, सपोज ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इफ आई आस्क व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड? इंटरसेक्शन। अगर मैं यहां पे नहीं करके सिर्फ मैं यहां पे करता तो इसका नाम क्या हो जाता? This one is A minus B. What is A minus B exactly? अगर पूछा जाए तो A minus B is nothing but A minus A intersection B. माइनस में जो कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा देना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे शेडिंग नहीं करके मैं यहाँ पे शेडिंग करता तो B माइनस है। B माइनस है को कैसे लिख सकते हैं? B माइनस A इंटरसेक्शन B। अगर मैं इसी में इसका क्या हो जाएगा फिर? U माइनस ए। U माइनस ए को और एक नाम से जाना जाता था, क्या था? U माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो एनी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली U माइनस दैट पर्टिकुलर सेट। किसी सेट पे अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाया जाए तो सेम। नाउ इसी में अगर मैं और एक डायग्राम से पूछूं, ये क्या है? U माइनस A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अगर इसको इस तरीके से बनाता, ये क्या हो जाता? U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो बेसिकली ये जो आपका इधर जो लास्ट में लिखा हुआ है, आप एक चीज देख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ आपको दिख रहा है ना लास्ट में सिलेबस में? ये डी मॉर्गन्स लॉ इज बेसिकली बेस्ड अपॉन योर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको अगर याद होगा कि देयर वर 2 फॉर्मूलास वेन डायग्राम में। आज सिर्फ हम लोग इसका थ्योरी पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग कल फिर से देखेगा। आज तो फिर नॉर्मल डेमो क्लास था बोल के सिर्फ हम लोग थ्योरी को देख रहे हैं। ये वाला याद है आपको? ये 2 फॉर्मूला था, एक तो था आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, याद है? ये दोनों फॉर्मूला क्या था? होल। होल मींस जब भी अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा देन दिस यस होल कॉम्प्लीमेंट, दिस वन कैन बी रिटन एज u माइनस b।
ये जो सेम फॉर्मूला आपका दो तीन जगह में यूज होता है। दो तीन जगह में कैसे? एक तो नॉर्मल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यू कैन से वेन डायग्राम। एक था आपका अबाउट नंबर कि इतने लोग को इंग्लिश बोलना आता है, इतने लोग को हिंदी बोलना आता है, इतने लोग को दोनों बोलना आता है। तो काइंड ऑफ इस टाइप का क्वेश्चन में भी ये चीज तो यूज होता हुआ दिखता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी ये जो बेसिकली फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, एन ए यूनियन बी, क्या था इसका फॉर्मूला? एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तीन होने से एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में भी यूज होता हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो ये नंबर वाला पार्ट हमने बताया उसमें भी आपको यूज होते हुए मिलेगा। इसके अलावा वेन डायग्राम, इसमें वेन डायग्राम का चीजें आपको पूछा कि आपको डायरेक्टली वेन डायग्राम दिया होगा, वेन डायग्राम से आपको चीजें पूछ लेगा कि इसमें क्या है। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम इट्स वेल एंड गुड। जैसे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया था, इनमें से यही वाला पार्ट है। जैसे यहाँ पे ये u माइनस ए इंटरसेक्ट, इसका डायग्राम ना हमें कोशिश क्या करना चाहिए ना हमेशा कि जो जिसका भी हमें डायग्राम बनाने के लिए या फिर दिया हुआ हो कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो बेसिकली खुद डायग्राम को बनाने की कोशिश करना है फॉर एवरी ऑप्शन बेसिकली। तो ऑप्शन में से अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में नहीं आने से बेसिकली हमें खुद को डायग्राम बना के चेक करने से ज्यादा सही रहेगा। इसका क्या फॉर्मूला था? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज u माइनस ए यूनियन। तो अभी अगर आपको किसी दिन ये डायग्राम मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सो दैट बेसिकली यही डी मॉर्गन्स लॉ है। ये जो दोनों डायग्राम मैंने बनाया ना, ये जो लार्ज वाला पार्ट लिखा हुआ है जो डी मॉर्गन्स लॉ इज बेसिकली ये दोनों डायग्राम को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। जिसमें वेन डायग्राम आप इसका दो तरीके हैं। एक तो है वेन डायग्राम, एक आप अगर उसको समझना चाहते हैं बोलने से आप कोई तीन सेट ले लीजिए। आप सपोज एक सेट ले लिया हमने 1 से लेकर 10 तक एज ए यूनिवर्सल सेट, और उन 1 से लेकर 10 तक के आप कोई भी दो सबसेट ले लीजिए। फिर एक सपोज 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए आप, इट विल वेरीफाई। बेसिकली ये प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप डायग्रामेटिकली देखें, आप एज ए सेट हिसाब से देखें, जैसे भी देखें आपको दोनों तरीके से सेम ही मिलेगा। और इसका प्रूफ नहीं आएगा क्योंकि ये पेपर 1 तो एमसीक्यू हो गया, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आपका आएगा। पेपर 1 हो गया आपका जो दोनों से आता है ना, क्योंकि ये आपका पेपर 1 हो गया जो पेपर 1 2 से हो गया एमसीक्यू जो होता है वहां से सिलेक्ट करके सिलेक्ट 1 2 पेपर 1 2 मेंस में भी पेपर 1 से आएगा, उसके बाद कोई अच्छा इसीलिए हम स्किप नहीं करते, उससे प्रूफ जो आपको रहता है चलिए तो प्रूफ भी सिखा देगा वो जो है अभी हम लोग कर रहे हैं वेन डायग्राम स्टेटमेंट करते हैं ये कॉन्सेप्ट का ही है प्रूफ बिना। चलिए प्रूफ को भी सिखा, वेन डायग्राम वाला तो आगे वेन डायग्राम वाला ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का रूल तो ये था आपका कुछ ट्राई एक बार देख लेते हैं पहले। एम्प्टी सेट फाइनाइट इनफाइनाइट इक्वल, फिर आपका ये सबसेट
इन चारों का आंसर बताइए तो फिर देखते हैं क्या क्या होगा। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाई यू यूनियन ए यू इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका किस में यूज हो सकता है? प्लस में भी हो सकता है, बीच में माइनस होने से भी यूज हो सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस, तो ये सेट में भी ये सब कहीं कहीं पे आपको यूज होता हुआ दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, सपोज ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, माइनस भी हो सकता है बीच में। इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर बेसिकली बिलोंग्स, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 is a natural number, 4 is a natural number and sum is also a natural number, माइनस नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो बेसिकली क्लोजर इस टाइप का कि क्लोजर क्लोजर चार प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, चारों के साथ रिलेटेड होता है कि क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात किया जाए तो क्लोजर किस में सेटिस्फाई होगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में किस में सेटिस्फाई होगा? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। इंटीजर्स में किस में सेटिस्फाई होगा? इंटीजर्स होने से डिवाइड में नहीं होगा, डिवाइड में नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस डायग्राम को क्या बोलेंगे?